मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि एडुटेरिया का ये 12वां टेस्ट है। इससे पहले 11 तक आ चुका है, तो उसे देख चलिए इसे देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रथम में किया गया है। ये आपका एकदम सही है। ये 243 के प्रथम में किया गया है राज्य वित्त आयोग का। और देखिए कि जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है तो आर्टिकल 280 के तहत उसे शामिल किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ये भी आपका एकदम सही है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करता है। ये भी आपका सही है। देखिए कि ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ताओं को कालाक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि किन्हें कब मिला था। तो सबसे पहले देखिएगा ये 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया था। और वहीं पे देखा जाए कि कर्पूरी ठाकुर को इन्हें कब दिया गया था, तो 2024 में इन्हें प्रदान किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बना हुआ है। और बिस्मिल्लाह खान को तो आप जानते ही हैं कि 2001 ईस्वी में दिया गया था। तो अब अगर सजाइएगा तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, तो 3 आ जाएगा। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण, तो 3 के बाद 1। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। एकदम सही है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। ये भी आपका सही है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का विस्तार बिहार क्षेत्र तक हो चुका था। तो देखिए ये जो तीसरा का ऑप्शन बोला जा रहा है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कि पहला बिहार का जो साक्ष्य मिलता है 800 ईसा पूर्व में मिलता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा वेद के बारे में समझ लिया जाए तब समझ में आएगा। तो एक तो आप जानते ही हैं कि 4 वेद है। एक ऋग्वेद हो जाएगा, उसके बाद सामवेद हो जाएगा, सामवेद के बाद यजुर्वेद तीसरा का, और चौथा अथर्ववेद या अर्थवेद या शिल्पवेद के नाम से भी जाना जाता है चौथा। तो ये आप याद रखेगा, अथर्ववेद या अर्थवेद। तो ये 4 वेद था और इसमें सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद था। तो ये आप याद रखेगा। सबसे बाद का वेद है जो अर्थवेद है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है पढ़ने के लिए। एक आपका पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जो था ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। और उत्तर वैदिक काल देखिएगा, जहाँ पे बहुत सारा अलग अलग चीज जुड़ता है, कुर्तिया भी इसमें जुड़ता है साथ में। तो उत्तर वैदिक काल आपका 1000 बीसी से लेके आपका कितना हो जाएगा, 600 बीसी तक हो जाएगा। तो देखिए कि बिहार का पहला साक्ष्य मिलता है तो 800 बीसी मिलता है, यानी कि 800 ईसा पूर्व। तो ये आपका किस में आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा। ये आपका पूर्व वैदिक काल में नहीं आएगा। तो इसीलिए तीसरा का ये गलत हो जाएगा। तो ये याद रखेगा। और ऋग्वेद में बिहार को देखिएगा कि और किस किस नाम से जाना गया है। तो एक तो कीकट बोला गया है। कीकट मतलब क्या होगा, तो अपवित्र प्रदेश हो जाएगा। तो बिहार को अपवित्र बताया गया है। और साथ में व्रात भी बोला गया है। तो ये भी आप याद रखेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो व्रात भी बोला गया है। तो ये आप याद रखेगा। चलिए तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, अठकुल शब्द का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका वजीर संघ के 8 सदस्य राज्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित महाजनपदों को यदि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध किया जाए तो सही क्रम क्या होगा। तो महाजनपद देखिएगा कि 600 ईसा पूर्व के आसपास में आते जाते बहुत सारा जो प्रदेश रहता है वो आपका संकेंद्रित होना स्टार्ट हो जाता है और शक्तिशाली होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि युद्ध भी देखने को मिलता है 600 ईसा पूर्व के आसपास में। और देखिए कि पूरा प्रदेश यानी पूरा भारत 16 महाजनपदों में बढ़ जाता है। तो 16 महाजनपद के बारे में आप पढ़े ही हैं, उसी में से 4 महाजनपद के बारे में दिया गया है। 16 महाजनपद में देखिए कि इसमें से 8 आपका यूपी में है,
3 आपका बिहार में है, तो ये आप याद रखिएगा। एक आपका साउथ इंडिया में पड़ेगा, और एक आपका राजस्थान में पड़ेगा, और एक आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो कितना हो गया? 11 और 3 14, और 2 भारत के बाहर पड़ेगा जो कि आपका कंधार और ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये आपका 14 और 2 16 हो जाएगा। तो 16 महाजनपद था, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित महाजनपदों को यदि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध में किया जाए तो सही क्रम क्या होगा, ये बताना है। तो गंधार कहाँ था? तो ये आपका पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, तो अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं। और अंग कहाँ था? तो ये आपका बिहार में था। वजी भी बिहार में था, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखा जाए कि अंग के राजधानी तो चंपा है, ये तो आप जानते ही हैं। मगध भी बिहार में था, तो ये आप याद रखिएगा। वजी भी बिहार में था, ये आपका इसका राजधानी वैशाली है, जो कि दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य था या प्रदेश था। तो ये आप याद रखिएगा। कुरु ये आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ये आपका दिल्ली में पड़ेगा। तो अब तो आप आसानी से इसे कर ही सकते हैं। सबसे पहले कौन आ जाएगा? पश्चिम से पूर्व में करना है, तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो क्षेत्र है गंधार आ जाएगा, तो एक आ जाएगा। और उसके बाद कौन आ जाएगा? तो देखिए कि कुरु आ जाएगा, और कुरु के बाद कौन आ जाएगा? तो वजी आ जाएगा, और वजी के बाद अंग आ जाएगा। तो ये क्रम होना चाहिए 1 2 3 4। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 आपका सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्र घात की उपाधि दिया गया है? अमित्र घात का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। तो ये किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिंदुसार। थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में देख लिया जाए, तो देखिए कि मौर्य जो सभ्यता रहता है, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, यहाँ पे दिया भी है। तो ये इनका बेटा था, इनका यह उत्तराधिकारी कहें तो उत्तराधिकारी था। और इनके उत्तराधिकारी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक थे। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि इन्हें अमित घात के साथ साथ ही शीशेन के नाम से भी जाना जाता है, शीशेन। और साथ में देखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन है, शासक और इधर उपाधि दिया गया है। तो इसमें आपका देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम, इसका क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम इनका उपाधि महाधीराज दिया गया है, ये आपका एकदम सही है। अगर चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, कहाँ से यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था? तो गुप्त संवत इनके द्वारा ही 319 और 20 के आसपास में चलाया गया था। कहीं पे 20 देता है, कहीं पे 19 देता है। तो ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद पूछता है कि ये देखिए कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि कुमार देवी से किनका विवाह हुआ था? तो इनका समुद्रगुप्त कविराज एकदम सही है। देखिए कि इनके सिक्के पे, समुद्रगुप्त के सिक्के पे बीना बजाते हुए चित्र मिला है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि कविराज इनका ये था। और उनके प्रयाग प्रस्ताव है, तो वहाँ पे भी कविराज के बारे में मिलता है। तो ये याद रखेगा। और साथ में याद रखेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हरिसेन जो थे, इनके काल के समय में, और इनके दरबारी कवि थे, तो ये याद रखेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये भी सही है कि विक्रमादित्य इनका उपाधि है। तो ये तीनों आपका सही है। कुमार गुप्त प्रथम देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही ये पुत्र रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और जानते ही हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था, तो ये याद रखेगा। तो 1 2 और 3 सही है, ये आपका मिलान गलत है। तो क्या हो जाएगा? केवल 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला में दिया गया है
इसका स्थापना कुमार गुप्त के समय में हुआ था, एकदम सही है। वेनसंग के समय शिलभद्र इसकी प्रमुख आचार्य थे, ये भी सही है। और देखिए कि इस विश्वविद्यालय के आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे, ये भी सही है। 2010 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये तीनों सही है और ये गलत है। तो ये थोड़ा सुधार लीजिए, 2016 में इसे शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस तुर्क शासक ने 1203 से 1204 में नदिया यानी जो बंगाल में पड़ता है आक्रमण कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कि इल्तुतमिश दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, और यहाँ पे अलमदार दिया गया है मलिक जानी। ये आपका आंसर नंबर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि बख्तियार खिलजी उस समय आता है बिहार में, और बिहार में ये प्रवेश करने वाला पहला तुर्क शासक भी है। बिहार में आता है, और नालंदा विश्वविद्यालय, लखीसराय विश्वविद्यालय, ये सभी यहाँ पे 3-4 जो विश्वविद्यालय रहता है, जो लाइब्रेरी रहता है, उसमें आग लगा देता है और ध्वस्त कर देता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन बताना है। पहला में देखिए कि इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक इब्राहिम को नियुक्त किया था। ये आपका देखिएगा कि गलत हो जाएगा। मलिक इब्राहिम को नियुक्त नहीं किया गया था, एक जॉनी नाम के थे, या इनका नाम क्या हो जाएगा? तो मलिक जानी हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा, मलिक जानी। और साथ में याद रखेगा कि इल्तुतमिश जो था बिहार में प्रवेश करना और बिहार पे कब्जा करने वाला ये प्रथम सल्तनत काल में ये शासक था। गियासुद्दीन तुगलक 1324-25 में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत है। फिरोज शाह तुगलक कभी बिहार में नहीं आया था, बिहार में आया था, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो ये घटना कब कब हुआ था, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखिए कि देवघर का विद्रोह या रोहिणी का विद्रोह जो हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को हुआ था। तो 12 जून 1857 याद रखिएगा। और इसके बाद देखिएगा कि पटना में पीर अली का विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, 3 जून 1857। दानापुर जो सैनिक विद्रोह था, ये 25 जुलाई 1857 को हुआ था। तो ये आपका 25 जुलाई 1857 हो जाएगा। बिहार के कुछ जिलों में सैनिक शासन ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 30 जुलाई 1857 को। तो अब तो आप 20 सजा लीजिएगा आसानी से। सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले रोनी या देवघर विद्रोह आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा सबसे पहले। और उसके बाद देखिएगा कि 2 के बाद 1 आ जाएगा पटना में पीर अली, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए पहला में दिया गया है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, एकदम सही है। और हत्या के प्रयास में ही कुछ बच्चों और महिला पे लग गया था। प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा के निकट आत्महत्या कर ली, ये भी सही है। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई, ये भी सही है। खुदीराम बोस की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे हुआ था, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा। उनका गिरफ्तारी क्या उसका नाम है, ये आपका समस्तीपुर में है, समस्तीपुर। तो ये तो आप याद रखिएगा कि कहाँ पे है। और इसका अब नाम कर दिया गया है, उसका उस समय बैरी नाम था, लेकिन अभी खुदीराम बोस के नाम पे ही कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से।
बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और वहीं पे पूछे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा आपका किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज। अब यहाँ पे किशनगंज से हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए। किशनगंज जो है ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आएगा बिहार के, और इसका जो सीमा है नेपाल के साथ लगता है, और साथ में पश्चिम बंगाल के साथ भी लगता है, तो ये आप याद रखेगा। और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय की खेती होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिला में चाय की खेती होता है, तो किशनगंज में, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है और यहाँ पे ऐसा ज़मीन का स्ट्रक्चर है जो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये याद रखिएगा। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला जो है ये गया है, तो ये आप याद रखिएगा, गया जी इसका नाम हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो महानंदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, महानंदा। निम्न में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो देखिए कि नेपाल के साथ 8 जिला का सीमा लगता है। अगर सबसे कम देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका सुपौल हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 15 के बाद 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के रामसर स्थल की सूची में शामिल है? तो देखिए कि उदयपुर ये आपका शामिल है। कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण याद रखेगा। और साथ में देखिएगा कि गोगा बिल, तो गोगा बिल देखिए कि ये कटिहार में है और ये भी शामिल है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नागा नकटी दोनों का दोनों जमुई याद रखेगा, जमुई। कांवर झील बेगूसराय में है, तो ये आप याद रखेगा। तो ये सभी आपका रामसर स्थल में शामिल है। रामसर स्थल का मतलब क्या होता है? जहाँ जलाशय वाला स्थल होता है वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होता है। और इसके उपलक्ष्य में देखिएगा कि 2 फरवरी को हर साल रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अभी 6 ऐसे स्थल है बिहार का जो रामसर स्थल में शामिल है, और भारत में देखिए कुल 100 स्थल है। सभी राज्यों में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तो ये सभी पॉइंट याद रखना है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष का बात किया जाए तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर प्रेम कुमार। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम तो डेट बढ़ गया है बीपीएससी का, तो अब जो देखिए कि 2 महीना या 3 महीना के बाद होगा, तो उस समय ज़रूर देखना है कि उसके अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पूर्व भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माने जाने वाले मनेर स्थित शाह दौलत के मकबरे, जिसे छोटी दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण का बात किया जाए तो इब्राहिम खां काकर के द्वारा ये कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से कौन सा समूह सदस्यों का सबसे बड़ा हिस्सा चुनता है? तो देखिए कि बिहार विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए तो पहले नंबर की देखिएगा, जो केंद्र होता है तो केंद्र सरकार में एक आपका लोकसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद के रूप में ही एक राज्य में देखिए कि एक राज्यसभा होता है, और सॉरी एक राज्य लोकसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। तो उसमें देखिए कि राज्य विधान परिषद जो होता है तो भारत के केवल 6 राज्यों के पास ही है, और इसमें आपका देखिए कि यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये 6 राज्य आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें आपका जो चुना जाता है बिहार विधान परिषद के, तो बिहार विधानसभा के सदस्य चुनते हैं अस्थायी निकाय, राज्य के पंजीकृत स्नातक जो किए हैं या उससे ज़्यादा उनके पास कोई डिग्री है, और राज्यपाल द्वारा सीधे मनोनीत किए जाते हैं। और साथ में देखिएगा कि जो टीचर होते हैं वो भी एक हिस्सा चुनता है लोग। तो इसमें देखिए कि विधान परिषद सभा के जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा सबसे ज़्यादा चुना जाता है।
तो इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि 1/6 हिस्सा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और 1/12वां हिस्सा पंजीकृत स्नातक जो कर चुके हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो ये आप थोड़ा-सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 के बाद 20 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किसके माध्यम से लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और बिहार पहला राज्य था जो 50% आरक्षण किया था, तो ये भी याद रखना है। और कब? तो 2006 में। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कि अभिलेख एक है और इसमें संबंधित शासक को सम्मिलित करना है। तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। पहला में देखिएगा और दूसरा में देखिएगा, इधर मधुवन अभिलेख दिया गया है, उदयगिरी अभिलेख, महास्थान अभिलेख और भीतरी अभिलेख। तो यहाँ से मिलान करना है। तो मिलान कीजिएगा, सबसे पहले जो भी आपको पता है वहाँ से मिलान कीजिए। तो मधुवन अभिलेख जो है ये हर्षवर्धन का अभिलेख है, तो ये आपका एक का फोर्थ हो जाएगा। उदयगिरी अभिलेख ये आपका देखिएगा कि ये उदयगिरी जो अभिलेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महास्थान अभिलेख जो है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो मिलान कीजिएगा 1 के 4, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। बी के आपका 2 हो जाएगा, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंगों की चर्चा किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भगवती सूत्र से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है विदय आर्यों का सर्वाधिक प्राचीन संस्था था जिसे जनसभा भी कहा जाता था। एकदम सही है। देखिए कि जनसभा ये हुआ करता था जिसे अभी पंचायत होता है उसी प्रकार का। आम व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करते थे लोग और कुछ पे उस पर डिसीजन लिया जाता होगा। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा का देखिए कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि वैदिक काल के अगर बारे में बात किया जाए तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका कितना हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसे रखा गया है। उसके बाद देखिए कि उत्तर वैदिक काल आ जाएगा और उत्तर वैदिक काल देखिए कि आपका 1000 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी के बीच में इसे रखा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दे रहा है कि मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि यहाँ पे नहीं था ऋग्वैदिक काल में, इसे पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है। यहाँ पे पशुपालन या कहें कि पशु से संबंधित यहाँ पे व्यवसाय सबसे प्रमुख था। और यहाँ पे देखिए कि उत्तर वैदिक काल में आया तब ये जाके कृषि प्रमुख व्यवसाय बना। तो ये आप याद रखेगा। उत्तर वैदिक काल में स्थानीय जो शासन देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो भी व्यक्ति थे पशु चालक वो धीरे धीरे कृषक में तब्दील होना स्टार्ट हो गए। तो दूसरा का गलत हो गया। तीसरा का देखिए कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। ये आपका सही है। देखिए कि यहाँ पे आपका ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति लगभग पुरुष के समान ही हुआ करती थी, यानी कि सभी चीज में ये पार्टिसिपेट करता था लोग। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की स्थिति गिरावट देखने को मिलता है। तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कथन ए और कारक दिया गया है। तो कथन में दिया गया है मौर्य काल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक में राजनीतिक क्षेत्र में दैवी तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। तो ये देखिएगा कि ये आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए कि आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म आता है उसके ठीक पहले तक, यानी कि ऋग्वैदिक काल से ही देवी और देवताओं का पूजा अर्चना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे देखिए कि समृद्धि पे कब पहुँचता है? तो मौर्योत्तर काल में पहुँचता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि मौर्योत्तर काल में यहाँ पे पहुँचता है। और मौर्योत्तर काल में देखिएगा कि आपका कौन कौन शासन आ जाएगा। तो पुष्यभूति वंश आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लोग। तो पहला तो ये सही है। दूसरा का कारक में देखिए कि इसका उद्देश्य राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना था। ये भी आपका एकदम सही है। देखिए कि राजा जब
देवी और देवताओं के रूप में जब माने जाने लगा तो इसके अंतर्गत इसका राजनीतिक विस्तार भी होता है। तो ये आपका दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पल्लव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखा जाए तो देखिए कि महाबलीपुरम ये कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा, तो ये आप याद रखेगा। और 630 से लेके 668 के बीच में इस मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है। और किनके द्वारा निर्माण कराया गया था, तो पल्लव वंश के एक महान शासक हुए जिनका नाम था नरसिंह वर्मन। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, और ये प्रथम थे, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें देखिए कि 7 मंदिरों का एक समूह है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एकाश में मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि एक ही पत्थर को काट के, पत्थर के जो चट्टान होता है उसको काट के ये बनाया गया है, तो ये आप याद रखेगा। और इसमें सबसे प्रमुख जो है उसका नाम है द्रौपदी रथ, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, चोल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्रों के विभाजन का सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें सही अवरोही क्रम का पहचान करना है, तो इसमें देखिएगा कि आपके सबसे पहले तो मंडलम आ जाएगा, मंडलम के बाद कोटम आ जाएगा, और कोटम के बाद कुरम, और उसके बाद नांडू आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि नांडू यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता था, कोंडम मतलब मान लीजिए कि केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, और ये प्रखंड सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक प्रांत होता था, और नांडू होता था, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार या गवर्नर था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये कहाँ का था, तो ये बदायूं का था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है? तो शाही दरवेश ये औरंगजेब को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और औरंगजेब आप जानते ही हैं कि शाहजहां का ये पुत्र रहता है, दारा सिकोह को हरा के ये गद्दी पे बैठता है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सबसे ज़्यादा देखिएगा कि इसके शासनकाल में जो सेना था लोग, वो हिंदू सेना था लोग, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा का पूछता है कि मूर्ति भंजक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सबसे ज़्यादा ये मंदिर का तुड़वाया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए कि बीबी का मकबरा जो कि द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाना जाता है, औरंगाबाद में बनवाया गया था इसके द्वारा, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूची एक पुस्तक है और सूची दो लेखक हैं। इसमें देखिएगा कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है या मिलान कीजिए। तो अगर मिलान किया जाए तो तबकात ए नासिरी ये किनका है? तो मिन्हास उल सिराज का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, तो ए का 2 तो ये कट गया, ये भी कट गया। इसके बाद देखिए कि खजाइन उल फितू ये अमीर खुसरो का किताब है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। और इसके बाद गीत गोविंद तो जानते ही हैं कि ये जयदेव का है, तो ये भी कट गया। और तारिक ए मुबारक शाही ये आपका किसका हो जाएगा? यामीन इब्न अहमदी नरसिंधी का हो जाएगा, तो डी का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और डैश को अपनी राजधानी बनाया, इसकी राजभाषा डैश थी। तो ये किसको राजधानी बनाता है? तो देखिए कि गुलबर्गा को राजधानी बनाता है, और मराठा इसका राजभाषा रहता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला में गुलबर्गा आ जाएगा, दूसरा का में मराठी आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय वह प्रसिद्ध गायक कौन था जिसका मूल्य नाम राम तनु पांडे था? तो राम तनु पांडे किनका मूल नाम था? तो तानसेन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है,
यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभित मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये कथन है विलियम पिंच का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि विलियम पिंच ये आपके 1608 ईस्वी में आते हैं और अकबर के बारे में ये कथन दिए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है ब्रिटिशों द्वारा दिल्ली पे कब्जा करने के बाद मुगल सम्राट को एक विदेशी शक्ति का पात्र पेंशन भोगी बना दिया गया। ब्रिटिशों ने दिल्ली पे किस वर्ष कब्जा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1803 ईस्वी में दिल्ली पे कब्जा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और जानते हैं कि मुगल के अंतिम शासक कौन रहते हैं? तो बहादुर शाह जफर रहते हैं। तो इनके भेज दिया जाता है कहाँ पे? रंगून में। वहीं पे इनका मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। बंगाल में द्वैत शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि द्वैत शासन 1765 से 1772 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तविक सत्ता का प्रयोग करती थी, जबकि भारतीय अधिकारी प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाते थे। ये आपका एकदम सही है। देखिए कि द्वैत शासन ये क्या करता था लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहता था ये वास्तविक सत्ता का, यानी कि जितना अर्थ से संबंधित या इकोनॉमिक्स पैसा ये जितना चीज था ये सब ये देखरेख करता था लोग, और जितना समाज से संबंधित था समाज को उन्नत करना वो सब भारतीय प्रशासनिक को दे देता था लोग। दूसरा का है कि द्वैत शासन में 1772 में द्वैत शासन को 1772 में समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद कंपनी ने बंगाल का प्रत्यक्ष प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मूल रूप से मित्र मेला के तौर पे हुई थी, जिसे बाद में किसी दूसरे नाम से पुनः गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुशीलन समिति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। ब्रिटिश भारत में पहली टेलीविजन लाइन किन दो शहरों के बीच में जुड़ती थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता और आगरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि लॉर्ड डलहौजी के काल में ये किया गया था और 1853 में। तो ये आपका थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही मिलान करना है। तो देखिएगा पहला दिया गया है पोर्ट विलियम कॉलेज, ये आपका लॉर्ड वेलीजेली के द्वारा बनाया गया था। तो 1 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 ये दोनों तो कट गया। और इसके बाद देखिए कि कलकत्ता मदरसा ये आपका हो जाएगा वारेंग हेस्टिंग। तो बी का 3 हो जाएगा गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, ये आपका हो जाएगा लॉर्ड एम्स्टन हो जाएगा। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 के बाद अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी समाचार पत्र तलवार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो देखिए कि तलवार का अगर प्रकाशन देखा जाए तो बर्लिन से हुआ था। बर्लिन कहाँ पड़ता है? तो जर्मनी में पड़ता है। और इसके देखिएगा कि ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है सन 1809 में उन्होंने फारसी भाषा में गिफ्ट टू मेनोथिसिस्ट नामक ग्रंथ लिखा, एकदम सही है। सन 1815 में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किया, ये भी आपका सही है। दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। और देखिए कि आधुनिक भारत में सबसे पहली बार समुद्र पार करने वाले ये व्यक्ति हुए। सती प्रथा, विधवा विवाह, ये सब पे बहुत ज़्यादा ये काम किए हैं। इनके बारे में डिटेल में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नाम से लेखों की प्रसिद्ध श्रृंखला जिसमें कांग्रेस के शुरुआती नेतृत्व के तरीकों की कड़ी आलोचना की गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था अरविंदो घोष। तो ऑप्शन नंबर आपका
बी सही हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा, इसने सभी विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल इन काउंसिल में निहित कर दी। इसने सभी विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल इन काउंसिल में निहित कर दी, यानी कि उसमें हस्तांतरित कर दिया। ये आपका एकदम सही है। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग कानून निर्माण शक्तियां स्थापित किया। ये भी आपका देखिए कि इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग कानून निर्माण शक्तियां का स्थापित किया। ये आपका गलत हो जाएगा। ये इसके द्वारा नहीं किया गया था, ये 1861 के द्वारा किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1936 में मजदूर वर्ग और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित हाई कोर्ट में इनमें से किस संस्थान की जगह ली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सदर दीवानी और निजामत न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है शुरुआती राष्ट्रवादियों, जिसमें नरमपंथी देखिए कि 1885 से 1905 ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ तुरंत कोई आक्रमण जन आंदोलन शुरू नहीं किया। इस रणनीति का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण का अगर बात किया जाए तो उन्हें एहसास था कि देश अभी बन ही रहा है और उनका मुख्य काम लोगों को राजनीतिक रूप से निश्चित सॉरी उन्हें एहसास था कि देश अभी बन ही रहा है और उनका मुख्य काम लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना और उपनिवेशवाद की एक संयुक्त आर्थिक आलोचना तैयार करना था। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संस्था बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए इंडियन एसोसिएशन, ये किया गया था आपका। ये आपका 1876 में किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा 1874 में किया गया था और मद्रास महाजन सभा देखिएगा कि 1884 में किया गया था। तो ये सभी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के तो जानते ही हैं 1885 में किया गया था। पहला अध्यक्ष ए ओ हुम है और गुरमेश चंद्र बनर्जी हैं और ए ओ हुम इसके संस्थापक हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में बी औद्योगिकरण शब्द का वास्तविक आर्थिक अर्थ क्या था। तो बी औद्योगिक का ये इसका हो जाएगा चार्टर एकाधिकार खत्म होने के बाद सस्ती मशीनों से बने ब्रिटिश कपड़ा सामग्री के आने से पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का खत्म होना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लिया जाए सही या गलत। तो सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो चलिए, पहला ऑप्शन दिया गया है भारत के शासक प्रमुखों में से 1% से भी कम लोग विद्रोह में शामिल हुए। ये एकदम सही है। देखिए कि जो शासक था लोग वो इससे अलग ही रहा लोग। ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का सक्रिय रूप से सहायता किया है। एकदम सही है। नेपाल के राणा पूरे विद्रोह के दौरान तटस्थ रहे। ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है। तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, ए आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक फैजलपुर अधिवेशन 1936 में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी,
किस प्रमुख वैचारिक बदलाव को विशेष रूप से रेखांकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमों को अपनाना, जो मुख्य धारा की राष्ट्रवादी राजनीतिक में किसान मुद्दों के गहन एकीकरण का प्रतीक था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में देखिएगा, अप्रैल 1906 में बारिसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होने वाले शांतिपूर्ण प्रतिनिधियों पर पुलिस ने बेरहमी से हमला किया और सम्मेलन को जबरदस्ती तितर बितर कर दिया। ये आपका एकदम सही है। बरसाल की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने जनता की नाराजगी को कम करने के लिए प्रेस की आज़ादी को बढ़ावा दिया। ये आपका गलत हो जाएगा। प्रेस की आज़ादी को और कम किया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ दोआब दिया गया है और एक तरफ नदी दिया गया है। तो दोआब का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लिया जाए। तो मान लीजिए कि जैसे कि एक नदी ये जा रहा है, एक नदी ये जा रहा है, और बीच में का जो भाग होता है भूमि, उसी को दोआब बोला जाता है। ठीक है। और ये जो दोआब होता है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि मिट्टी देखिए कि जलोढ़ मिट्टी, जो नया मिट्टी होता है उसका निर्माण यहाँ पे होता है, खादर मिट्टी का। तो ये अब चलिए थोड़ा सा इसका देख लिया जाए कि कौन किसका हो जाएगा। रुहेलखंड का मैदान, तो अगर इसको मिलान किया जाए तो ये आपका ई का हो जाएगा। रामगंगा और गोमती के बीच में है। गोमती नदी तो जानते ही हैं कि लखनऊ और इसी पे बसा हुआ है। तो एक का आपका 3 हो जाएगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। पश्चिम बंगाल का मैदान, ये तो 4 दोनों में दिया गया है, तो कोसी और महानंदा का बीच में हो जाएगा। मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान देखिएगा कि आपका बूढ़ी गंडक और कोसी हो जाएगा। कोसी नदी बिहार के अशोक के रूप में भी जाना जाता है, हर साल बाढ़ लेके आता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और अवध का मैदान, तो सी का आपका 1 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। अवध का मैदान आपका हो जाएगा गोमती और घाघरा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक पास, गंडक पास किन द्वीपों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 52 का। देखिएगा कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर है, इसमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान किया जाए। एक तरफ हिमनद दिया गया है और एक तरफ अवस्थिति दिया गया है। तो देखिएगा इसमें पहला में दिया गया है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में नहीं, सॉरी, कंचनजंगा तो सिक्किम में है। तो ये 1 का 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया। पिंडार, पिंडार नदी आप जानते ही हैं, पिंडार ये हिमनद कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ेगा उत्तराखंड में। सारा उगमा कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, तो ये भी कट गया। और देखिए कि सियाचिन, सियाचिन तो काराकोरम रेंज में पड़ेगा, ये आप तो जानते ही हैं। तो देखिए कि मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा दर्रा है जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है तथा भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट भी है? दर्रा मतलब क्या होता है? दर्रा दो पर्वतों के बीच में, जैसे कि ये 2 पर्वत श्रृंखला है, तो इसके बीच में जो रास्ता बनता है संकीर्ण, तो उसी को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेपुलेख दर्रा हो जाएगा। और लेपुलेख दर्रा आप जानते ही हैं कि इंडिया और चीन के बीच में ये विवाद बना रहता है इसको लेके, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोकटक झील के संदर्भ में सही है? तो लोकटक झील के संबंध में कौन सा सही है ये बताना है। पहला में दिया गया है, यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। तो ये आपका देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि ये खारे पानी का झील नहीं है, बल्कि ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। तो ये तो गलत हो गया। यह संघाई हिरण का एक मात्र प्राकृतिक आवास है, ये आपका एकदम सही है। और देखिए इसमें तैरता हुआ उद्यान केबू लामजाओ नेशनल पार्क है, ये भी आपका सही है। तो ये दोनों सही है। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लिया जाए कि ये आपका मणिपुर में पड़ेगा। और देखिए कि विश्व में ये
एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता रहता है, और उसके फुंदी बोला जाता है, जो कि घास रहता है और नीचे जल रहता है, जिसके कारण वो डूबता नहीं है और पानी के ऊपर रहता है। तो ये दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून विच्छेद का कारण नहीं है। तो मानसून विच्छेद का कौन सा इसमें कारण नहीं है, तो देखिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या में कमी, ये आपका एकदम सही हो जाएगा, ये विच्छेद का कारण है। ITCTZ की स्थिति में परिवर्तन, ये भी सही है। आंध्र वायु का तीव्र आरोहण, ये देखिए कि आंध्र वायु का तीव्र आरोहण ये इसका कारण नहीं है डायरेक्ट। और तापीय विलोमता, ये तो कारण डायरेक्ट है, तो ये आपका तीनों सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कहाँ कहवा यानी कॉफी का रोपण किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबू बुदन पहाड़िया। बाबू बुदन की पहाड़िया ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटक। और जानते हैं कि कॉफ़ी उत्पादन में पूरे विश्व में देखिए तो ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, और वहीं पे अगर भारत का बात किया जाए तो कर्नाटक प्रथम स्थान पे है कॉफ़ी उत्पादन में। और बाबू बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु के सीमा पे पड़ेगा, वायनाड ये आपका केरल में पड़ेगा। सेवराय की पहाड़ियाँ ये देखिए कि तमिलनाडु और केरल का जो अंतिम छोर आता है वहाँ पे पड़ता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इल्मेनाइट और रूटाइट खनिजों से मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टाइटेनियम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर का चुनाव करना है, तो देखिएगा पहला में दिया गया है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसका अगर मैप देखिएगा तो थोड़ा सा इस प्रकार का है, और मकर रेखा जो है इसके दक्षिण से नहीं बीच से होकर गुजरता है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बांस बांस नहीं बॉस जल संधि हो जाएगा, न्यू गिनी द्वीप से अलग करता है, ये आपका गलत है। देखिए कि टॉरेंस जल संधि जो है इसे न्यू गिनी से अलग करता है, तो ये आप याद रखिएगा। और बॉस जो जल संधि है ये तंजानिया से ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, तो ये आप याद रखिएगा। ग्रेट डिवाइन रेंज का विस्तार उत्तर में किपयाग प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक है, ये आपका सही है। तो ये दोनों गलत है, एकमात्र सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा का सही है। और देखिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे आपका कोरल एक रीफ है जो कि इसके उत्तर पूर्वी में पड़ता है, और विश्व का सबसे बड़ा ये कोरल रीफ है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर नाइजर नदी गुजरती है। तो नाइजर नदी किससे होकर गुजरती है ये पूछा जा रहा है, और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका गिन्नी हो जाएगा, और माली भी हो जाएगा, नामीबिया नहीं होगा, नाइजीरिया हो जाएगा, और अंगोला हो जाएगा। अंगोला नहीं होगा, सॉरी। तो देखिए कि 1, 2 और 4, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि नाइजीरिया के रास्ते अटलांटिक महासागर में जाती है। इसके देखिए कि ये गिनी उच्च भूमि का निर्माण करती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और नाइजीरिया अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी तो नील नदी है, ये तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में कौन सा सही है। तो इसमें सही चुनना है कि कौन सा सही है। तो पहला में दिया गया है, अच्छा ये देखिए कि लोकपाल कभी भी प्रधानमंत्री की जांच नहीं कर सकता है, ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्र जांच के लिए लोकपाल के पास अपनी समर्पित जांच और अभियोजना शाखाएं हैं, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा एक चीज़ देखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद जो 105 है, संसद के भीतर कही गई वोट की गई किसी भी बात के लिए संसद को सुरक्षा देता है, यानी उस पर जांच पड़ताल नहीं होगा, तो ये लोकपाल के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसमें गलत उत्तर का चुनाव करना है।
पहला में दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में बताया गया है, एकदम सही है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, ये भी आपका सही है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 33, ये आपका 33 नहीं होगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए कि आर्टिकल आपका 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार के बीच में आता है, तो ये आप याद रखिएगा, भाग 3 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों को कौन बढ़ा या घटा सकता है? तो कौन बढ़ा या घटा सकता है? तो देखिए कि भारत की संसद। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। संसद के पास शक्ति होता है उसे बढ़ाने और घटाने के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस स्रोत से ली गई है? तो ये किस स्रोत से लिया गया है? तो ये देखिए कि दक्षिण अफ्रीका संविधान से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, तो देखिए कि यहाँ पे वित्तीय आपातकाल के बारे में बात हो रहा है, जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है, जो कि भारत में अभी तक कभी लागू नहीं किया गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और आर्टिकल 352 एक होता है, आर्टिकल 356 होता है। तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन पहला है संसद हर 6 महीने में मंजूरी देकर वित्तीय आपातकाल की घोषणा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि एक बार अगर आपातकाल लागू किया जाता है तो वो जब तक राष्ट्रपति मंजूरी करता है तब तक वो लागू रहेगा। इसके लिए अनिश्चित काल के लिए फिर से 6 माह में बैठक नहीं होता है, तो ये पहला गलत है। दूसरा का देखिएगा राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी या किसी भी श्रेणी के लोगों के वेतन में कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज शामिल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज भी इसमें, तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। इसमें पूछा गया है संसद और राज्य विधानमंडलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है लोकसभा के भंग होने पर वापस नहीं होता है, ये आपका सही है। राज्य विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक जिसे अभी तक विधानसभा ने पारित नहीं किया है विधानमंडल के भंग होने के बाद समाप्त नहीं होता है, ये भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीनों की अनिवार्य अवधि के भीतर किसी एक सदन के लिए चुना जाना चाहिए, ये आपका एकदम सही है। कि देखिए कि कभी कभी मुख्यमंत्री बन जाते हैं या प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, उसके बाद उस सदन का सदस्य बनना होता है। दूसरा का में कि संविधान यह अनिवार्य करता है कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। राज्यसभा के भी हो सकते हैं या कोई भी सभा के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी बन सकते हैं, लेकिन उनको 6 महीना के अंदर किसी न किसी सभा में निर्वाचित होकर आना पड़ेगा, उसके सदस्य बन के आना पड़ेगा। निर्वाचित नहीं भी होंगे तो राज्यसभा में तो ऐसे भी प्रमोट होके जा सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। विवेकपूर्ण शक्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से पारिस्थितिकी जन विवेकपूर्ण शक्तियाँ देता है, जबकि राज्यपाल को केवल संवैधानिक विवेकपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए जहाँ पे केवल शब्द आ जाए वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोडक्शन हो जाता है, वहाँ ध्यान देना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, राज्यपाल को भी विवेकपूर्ण शक्तियाँ मिला है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यदि कोई सवाल उठाता है कि क्या कोई मामला राज्यपाल के विवेक के दायरे में आता है, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये आपका देखिए कि ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति पूरी तरीके से केवल लोकसभा के सदस्यों से बनी है, जिसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये तो आप भी जानते हैं, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। इसमें 30 सदस्य रहते हैं। तो प्राक्कलन समिति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसमें 30 सदस्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार निम्नलिखित में से किस संवैधानिक सीमाओं के अधीन है? तो इसका देखिए कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और किस आर्टिकल में रखा गया है? तो देखिए कि केवल सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिक और स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने का तुरंत असर क्या होगा? तो देखिए कि रेपो रेट ये क्या होता है? तो जैसे कि ये मान लीजिए कि आरबीआई हो गया और आरबीआई ये तय करता है कि रेपो रेट क्या होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए कि एसबीआई है, तो ये आपका रेट तय किया 4% कर दिया। अब मान लीजिए कि जब आरबी यहाँ पे देखिए कि एसबीआई इससे कर्ज लिया है और कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई एसबीआई से कर्ज लेता है, तो उस समय रिवर्स रेपो रेट होता है, जो कि रेपो रेट से हमेशा कम ही रहता है। तो ये हो जाएगा। तो इसका 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कि बैंकों का अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जो कि तुरंत इसे मुनाफा देता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सॉरी 72 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला में दिया गया है कि अघल समिति, अघल समिति ये किससे संबंधित है? तो ये देखिए कि पहला कैलोरी आधारित रेखा ये अघल समिति ने बताया था, जो कि देखिए कि गांवों में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी। लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति देखिए कि ये आपका हो जाएगा सीपीआई का उपयोग करके राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं का ये दिया था। तो ए का आपका बी और बी का आपका 3 हो जाएगा। तो ये तो कट गया। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति किस लिए? तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च को शामिल करना, ये इससे संबंधित है। रंगराजन समिति जानते ही हैं, ग्रामीण शहरी एमआरपी कीमतों की कई स्तरों का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला में दिया गया है राजकोषीय घाटा। तो देखिए कि राजकोषीय घाटे कुल उधार लेने की जरूरत पड़ता है। तो एक का आपका कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राजस्व घाटा देखिएगा कि ये आपकी सरकार की बचत में कमी को दर्शाता है। और प्राथमिक घाटा ये किसको दर्शाता है? तो ये केवल चालू वर्ष के उधार लेने की जरूरत को दर्शाता है। प्रभावी राजस्व घाटा ये देखिएगा कि आपका पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए दी गई अनुदान को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसको समझाने के लिए समय चाहिए, तो इसको सब्जेक्ट वाइज जब पढ़ा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। निम्न में से कौन सा जीवीए और जीडीपी के बीच संबंध को बताता है? तो इसमें कौन देखिएगा कि बताता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जीडीपी बराबर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पाद कर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि सकल मूल्य वर्धन अर्थव्यवस्था के प्रत्येक उत्पादन उद्योग अथवा क्षेत्र के व्यवसाय योगदान को मापन करता है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि ये सकल मूल्य वर्धन है इसका फुल फॉर्म, तो ये आप याद रखिए। जीडीपी के बारे में जानते ही हैं, तो इसको भी डिटेल में समझना पड़ेगा, तो डिटेल में समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताए गए मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये आपका हो जाएगा 1990 के बाद से मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है, जो वैश्विक औसत से बेहतर है। ये आपका सही है। शिशु मातृ मृत्यु दर घटकर 25 हो गई है, ये भी सही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात 90% से अधिक है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत टैक्सी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत कथन बताना है। यह वेंचर कैपिटलिटी के स्वामित्व वाले राइडिंग हेलिंग ऐप के समुदाय शासित विकल्प के रूप में कार्य करता है, एकदम सही है। को ऑनरशिप शेयर रखने के लिए ड्राइवरों को न्यूनतम 5,000 रुपये की पूंजी निवेश सीमा बनाए रखनी होगी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह प्लेटफॉर्म शून्य कमीशन मॉडल पर काम करता है, जिसमें ग्राहक का किराया 100% ड्राइवर को मिलता है, एकदम सही है। इसे आधिकारिक तौर पे बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत और स्थापित किया गया है, तो ये भी आपका सही है। और भारत टैक्सी पहल ये तो आप उपयोग भी किए होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एडवांस दवाएं बनाने के लिए सरकार की नई बायो फार्मा शक्ति योजना के नियमों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला में देखिएगा, इसका मकसद भारत में कैंसर और डायबिटीज जैसे लंबी समय तक चलने वाली बीमारियों के लिए किफ़ायती और एडवांस इलाज बनाना है, एकदम सही है। इस योजना का कुल बजट 10,000 करोड़ है, जो 10 साल में खर्च किया जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सेफ्टी टेस्ट में तेजी लाने के लिए यह योजना वैज्ञानिकों को जानवरों पर टेस्टिंग के बजाय आधुनिक नॉन एनिमिलेटेड टेस्टिंग तरीकों जैसे 3D बायो प्रिंटेड सेल्स का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देती है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर के किस वर्ष तक 2.1% स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर आपका 2039 तक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी 2.2 ये आपका भारत का है, तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा बिहार का ज़्यादा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में ऊन उद्योग की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत कथन चुनना है, तो सबसे पहले यही ध्यान देना है कि गलत पूछ रहा है कि सही। अब इसमें देखिए पहला में दिया है कि भारत वैश्विक स्थिति मजबूत है, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी है और ये 9वां सबसे बड़ा ऊन उत्पादक है, एकदम सही है। राजस्थान उत्पादन में पूर्ण अग्रणीय है, जो देश की कुल ऊन का लगभग आधा हिस्सा, लगभग 47.53% उत्पादित करता है, ये भी सही है। भारत में उत्पादित अधिकांश ऊन सुपर सॉफ्ट कपड़ों वाली ऊन है, जिसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कच्ची ऊन आयात करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। पंजाब पिछले वर्ष के दौरान ऊन उत्पादन में सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है, जिसने 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, ये आपका सही है। तो इस प्रकार इसमें देखिए कि गलत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार बिहार में कितने पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। तो देखिए कि पीएम श्री स्कूल का चयन 836 किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि पीएम श्री स्कूल क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर इंगेजिंग इंडिया केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत देखिए कि इसमें सुविधा प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री वर्कशॉप में 250 वोल्टेज की पावर लाइन से 12 घंटे तक 100 एक भारी लोड चलाया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि इसमें कितनी कमर्शियल यूनिट बिजली की खपत होगी। यहाँ पे देखिए कि वोल्टेज आपका 250 दिया गया है और एम्पियर कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, और यहाँ पे 12 घंटा दिया गया है। तो यहाँ पे यूनिट में पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें गुना करा दीजिएगा, तो इसका किलोवाट घंटा में निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 में 100 से गुना कराने पे आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। अब इसमें किलोवाट में निकालना है, तो इसमें 1,000 से गुना करना पड़ेगा,
तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, तो 25 किलोवाट आवर बचेगा। अब 25 से 12 में गुना करा दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 12 से गुना 25 दूनी 50, ये आपका 300 हो जाएगा। तो 300 यूनिट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे डिटेल में हम आपको करा देंगे, जब एक ही बार में 300-400 न्यूमेरिकल लेके कंसेप्ट वाइज कराया जाएगा। इसके कंसेप्ट बताना पड़ेगा एक एक करके तब, और जो आदमी समझ रहा है वो तो आसानी से बना देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। पृथ्वी पे मौजूद आधुनिक ट्रैकिंग स्टेशन कृत्रिम उपग्रहों की गति और उसके रास्ते पे लगातार नजरें रखने के लिए इनमें से किस तरह का घटना का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए कि हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है ट्रैकिंग स्टेशन कृत्रिम उपग्रह गति और उसके रास्ते पे लगातार नजर रखने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, डॉपलर प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 82 के बाद अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, जब पानी तेजी से उबल रहा होता है तो उसे लगातार गर्मी दी जा रही होती है, जो उसका उसका मापा गया तापमान पूरी तरह से स्थिर क्यों रहता है। तो ये तो अभी समझते होंगे, जैसे कि एक मान लीजिए कि ये कोई बर्तन हो गया और नीचे से ताप दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें पानी है। तो पानी क्या होगा, जब उबलेगा तो उसमें भाप बनेगा और ये ऊपर जाएगा। तो जैसे पानी है तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये बंधा रहता है। तो हाइड्रोजन बंध जो बंध रहता है वो टूटेगा और भाप बनेगा। तो जब तक पानी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये स्थिर बंध यहाँ पे बना रहेगा। इसका क्या कारण रहता है कि जो पानी है एक खास तापमान पे जाके ही उबलता है, उसका हाइड्रोजन जो बंध रहता है टूटता है। तो इसी को यहाँ पे समझाया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तापीय ऊर्जा गुप्त उष्मीकरण ऊष्मा के रूप में उपयोग होकर जल के अणुओं के बीच बने हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने में लगाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत सेल की भौतिक यांत्रिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे देखिए कि सही नहीं है, यानी कि इसमें गलत चुनना है। पहला में दिया गया है, प्राथमिक सेल उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से कार्य करता है जिससे उसका बार बार पुनः अन्वेषण संभव होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। प्राथमिक सेल पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाता है। जिससे कि आप टॉर्च का बैटरी ये सब उपयोग करते हैं तो उसी को प्राथमिक सेल बोला जाता है। तो ये आपका गलत है। किसी बैटरी के विद्युत वाहक बल को गणितीय रूप में बैटरी द्वारा प्रति इकाई धारा का प्रदान की गई शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये आपका एकदम सही है, ये परिभाषा ही दिया गया है। विद्युत वाहक बल का मानक अंतर्राष्ट्रीय मानक जूल है, जूल नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक देखिए कि बोल्ट होता है। तो ये आप तो जानते ही हैं, बोल्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत है। तो देखिए कि 1 और 3 गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, गलत इसमें चुनना था। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। किसी उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर उच्च वृत्ताकार कक्षा में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो कौन सा परिवर्तन होगा, तो देखिएगा कि किसी उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर उच्च वृत्ताकार कक्षा में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए कि स्थिति ऊर्जा क्या होता है, अपने स्थिति जी के कारण, अपने स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है। तो ये आप तो जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान किया जाए। एक तरफ रासायनिक यौगिक दिया गया है और एक तरफ उसका उपयोग दिया गया है, यानी इस यौगिक का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो पहला में दिया गया पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड देखिएगा कि फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है सेल के रूप में। तो अब ए का आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग गन पाउडर के यानी बारूद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बी का आपका देखिएगा कि 4th हो जाएगा। और देखिए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का उर्वरक में उपयोग किया जाता है। तो सी का 1 हो जाएगा, तो ये कट गया। और मोनो पोटेशियम ट्राइटेट, इसका उपयोग बेकरी बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पीढ़ियों का मिलान करना है सूची 2 से। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, 4 पीढ़ी का यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले मिलान कीजिएगा। यहाँ पहली पीढ़ी
इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। इसके बाद देखिएगा दूसरी पीढ़ी का क्या हो जाएगा, तो ये ट्रांजिस्टर जो होता है ये दूसरी पीढ़ी का होता है। और तीसरी पीढ़ी का कौन सा होगा, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो जाएगा। और चौथी पीढ़ी ये माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। तो देखिए कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसका कैसे विकसित हुआ है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो मिलान कीजिएगा आपका एस का 3, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक चिकित्सकीय सीरीज जिसमें खारा विलयन भरा होता है उसके साथ सूक्ष्म सुई की नोक लगी होती है। जब एक नर्स चौड़े सीरीज के पिस्टन पर मध्यम बल लगाती है तो द्रव आसानी से मानव ऊतक को भेद देता है। इस घटना की सबसे उपयुक्त व्याख्या का सिद्धांत क्या बताता है या क्या करता है। तो सुई पड़ा होगा तो आप तो जानते ही होंगे, आसानी से ये बता दीजिएगा। तो इसमें देखिएगा कि बड़े पिस्टन क्षेत्र का लगाया गया दाब द्रव के माध्यम से समान रूप से अत्यधिक छोटे सुई क्षेत्र तक संचालित होता है, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र पर अत्यधिक संकेंद्रित बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन का उदाहरण मुख्य रूप से बॉयल के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक व्यक्ति का श्वास लेना जब डायफ्राम नीचे की ओर जाकर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाता है, जिसे जो देखिएगा कि जो धड़कन होता है जिसे हम लोग हार्ट बोलते हैं, ये 4 चेम्बर में बना होता है। ये चेम्बर होता है और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक डायफ्राम जो होता है नीचे जाकर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाता है, जिससे कि अब जब सांस लेते हैं लोग तो यहाँ पे एक बॉल बढ़ाता है, इसमें से होके जब यहाँ प्रवेश करता है तो ये जैसे किसी के सीने पे अगर आप कान रख के सुनिएगा तो आवाज ध्वनि सुनाई देगा। तो ध्वनि क्यों सुनाई देता है कि क्योंकि ये बढ़ता है फिर छोटा होता है, यानी सिकुड़ेगा फिर उसमें जब ऑक्सीजन जाएगा तो वो बड़ा होगा। तो वही ये होता है, उसी के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा बायोलॉजी में। और इसके बाद देखिए कि जब शुद्ध तरल जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमकर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ठोस बर्फ में परिवर्तन होता है, तब जल के अणुओं की आंतरिक वापसी ये ऊर्जा में क्या होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऊष्मा वातावरण में मुक्त हो जाती है, जिससे आंतरिक ऊष्मीय ऊर्जा घट जाती है। तो ये इसका ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, मानव सूक्ष्म सेल तकनीकी विशेष रूप से लेक्सलासिस सेल में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक मिश्रण चालक इलेक्ट्रोलाइट माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो देखिए कि इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम के रूप में कौन सा काम करता है, तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से बनी नम पेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रदर्शन और प्रकाश व्यवस्था, डिस्प्ले और लाइटिंग अनुप्रयोग में लाल फास्फर के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला दुर्लभ पृथ्वी तत्व कौन सा है। तो देखिए कि सबसे दुर्लभ अगर पृथ्वी तत्व का बात किया जाए जो उपयोग किया जाता है तो यूरेनियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो राइट आंसर सी सही है। औद्योगिक और पर्यावरणीय औद्योगिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का इसमें चुनाव करना है। तो असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। पहला में दिया गया है गैसोहॉल का एक मिश्रण ईंधन है जिसमें बेंजीन और औद्योगिक अल्कोहल शामिल होता है। देखिए कि जो गैसोहॉल रहता है इसमें पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण किया जाता है, जिसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पे निर्भरता कम करना। तो E20 तो बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल ये न्यूज़ में बना हुआ है, जिसमें आपका 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल रहेगा। इसमें एल्कोहल नहीं रहता है, तो ये आपका गलत है। भूतापीय ऊर्जा को औपचारिक रूप से गैर पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपका एकदम सही है। नाइट्रिक अम्ल को कीमियोगारों द्वारा ऐतिहासिक रूप से विट्रोल का तेल बोला जाता है।
देखिए कि वी ऑयल या विट्रोल का तेल देखिएगा कि इसे साइट्रिक जो रहता है उसे बोला जाता है, इसे नहीं बोला जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये भी आपका गलत है। गोबर गैस का मुख्य हाइड्रोकार्बन घटक एथेन है, एथेन नहीं है, मीथेन है। तो ये भी गलत है। तो देखिएगा कि आपका 1, 3, 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, केवल 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित अभिकथन, अच्छा अभिकथन और कारण वाला दिया गया है। तो यहाँ अभिकथन दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड को चिकित्सीय रूप में वायवीय जीवों के लिए अत्यधिक घातक और दम घुटने वाली गैस के रूप में पहचाना जाता है। तो इसमें देखिएगा, तो ये आपका एकदम सही है। इससे देखिए कि दम घुटने से मृत्यु भी हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। और देखिएगा आर में दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में मुख्यतः कार्बनिक ईंधन के आपूर्ति, दहन, वाहनों और धुएं औद्योगिक गलाने की भट्टियों से उत्पन्न होकर प्रवेश करता है। ये भी आपका सही है। तो देखिए दोनों सही है, लेकिन इसका ये सही से डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए सही है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पे श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होकर कहलाता है। तो देखिए कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरा जाता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाएगा वर्ण विक्षेपण के द्वारा ये बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत जो प्रकाश होता है कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो 7 रंग, ये आप याद रखिएगा। 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है शहद को सामान्य साधारणतः लोहे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। तो देखिए कि लोहे के बर्तन में जब शहद को रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो लोहे शहद में उपस्थित कार्बनिक अम्लों से प्रतिक्रिया कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सी शोधन प्रक्रिया पेट्रोलियम अंशों की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बोनिक को सांकित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में बदलती है। तो 97 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी वैक्सीन। तो ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी डी वैक्सीन नहीं होगा, एक बार और पढ़ लिया जाए। कौन सी शोधन प्रक्रिया पेट्रोलियम अंशों की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से सीधी श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन को शाखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में बदलती है। तो ये रिफॉर्मिंग हो जाएगा। और ऑक्टेन संख्या क्या रहता है, तो किसी भी तेल के उसकी शुद्धता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय पौधे में परागन की सही परिभाषा है। तो परागन का सही परिभाषा कौन सा है, ये बताना है। तो देखिए पुंकेसर के परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकांक तक परागकणों का स्थानांतरण होना ही, और स्थानांतरण करने में सहायता कीट पतंग, ये हवा वायु ये सब करता है। तो देखिए ये जो पुष्प होता है, कभी पुष्प तो देखे ही होंगे, तो उसमें देखिए कि यहाँ से एक ऐसे नली निकल के जाता है, यहाँ पे स्त्री केसर होता है। तो जो परागकण रहता है जब हवा के कारण या कोई कीट पतंग के कारण जब यहाँ पे आके बैठता है लोग, तो उसके द्वारा ये चिपक के इसमें अंदर चला जाता है और यहाँ पे परागन होता है। तो ये आप याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, एक बच्चा गलती से मधुमक्खी के डंक से घायल हो जाता है और तुरंत तेज दर्द और सूजन महसूस करता है। राहत के लिए डंक वाली जगह पर निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू पदार्थ लगाया जाना चाहिए। तो कौन सा लगाया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा का लेप लगाना चाहिए, क्योंकि यह एक हल्का क्षार होता है जो अम्लीय विष को उदासीन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक फीता कृमि, जो टेप वर्म के नाम से भी जानते हैं लोग, और मानव आंत के बीच की अंत क्रिया को दर्शाता है। तो ये आपका दर्शाता है अंत परजीविता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया के दौरान जम चुके द्रव्यमान से एक हल्का पीले रंग का द्रव सक्रिय रूप से बाहर निकलता है।
जैविक रूप से इस द्रव को सीरम कहा जाता है, जिसे सबसे सही रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो किसमें परिभाषित किया जा सकता है अच्छी तरीका से? तो देखिए कि रक्त प्लाज्मा, जिसमें फाइब्रोनोजन और अन्य थक्का बनाने वाले कारक मूल रूप से हटा दिए गए हों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। पेनिसिलिन, जो विश्व की पहली व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक थी, मूल रूप से किस व्यापक श्रेणी के जीव से प्राप्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्म यूरोकेटिक्स कवक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकी जैव प्रौद्योगिकी CRISPR के 9 के संचालन संबंधित मापदंडों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो देखिएगा, यह एक अत्यंत शक्तिशाली और सटीक जीनोम संपादन आणविक उपकरण के रूप में कार्य करता है। एकदम सही है। वर्तमान क्रिस्पर प्रोटोकॉल के अनुसार अनुवांशिकीविद केवल दोषपूर्ण जीन अनुक्रमों को हटाने में सक्षम है, वे नए या उन्नत डीएनए गुणों को जोड़ नहीं सकता है। जोड़ क्यों नहीं सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। केस 9 एक विशेष एंडोनिक एंजाइम के रूप में कार्य करता है, जो पूर्ण निर्धारित स्थानों पर डीएनए श्रृंखला को काटने के लिए आणविक कैंची की तरह काम करता है। तो ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लसीका अंग नहीं है? तो इसमें लसीका अंग कौन सा नहीं है? तो अग्नाशय ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी प्लीहा, थाइमस, टॉक्सिन ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से जैव रासायनिक वर्गीकरण मानव कोशिकीय अणुओं के संबंध में वैज्ञानिक रूप से सही है? तो इसमें बताना है कौन सा वैज्ञानिक रूप से सही है। तो ये आपका देखिएगा, ट्राइग्लिसराइड को संरचनात्मक प्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इंसुलिन एक आवश्यक आहार विटामिन के रूप में कार्य करता है, ये भी गलत है। विटामिन मूल रूप से कार्बन आधारित कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन पूरी तरीके से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और फैटी एसिड में पच जाता है? तो देखिए कि पूरी तरीका से छोटी आंत में जाके पच जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका मुंह में हम लोग खाना खाते हैं लोग, तो यहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भोजन कहाँ से पचना स्टार्ट होता है? तो जब हम लोग चबाते हैं लोग, छोटा छोटा कण में बनता है, उसके बाद ग्रास नली में जाता है। देखिए, ये गर्दन के नीचे एक नली की तरह रहता है। उसके बाद वहाँ से देखिएगा कि बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में उसका शोषण मतलब अवशोषण होता है। उसमें का जितना तरल पदार्थ रहता है वो सब अलग अलग निकलता है, और वहाँ से जो भी बचता है वो आपका छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में देखिए कि पूरी तरीके से पच जाता है। उसके बाद क्यूआ के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। पौधे की पत्तियों में कौन सा विशिष्ट प्रकाश संवेदी वर्णक प्रोटीन प्रकाश की अवधि को पहचान कर पुष्पन के समय को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइटोक्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए फलों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके सही वनस्पतिक खाने योग्य भाग। तो ये आपका देखिएगा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए कि जो सेब होता है ये पुष्पासन होता है, उसका हम लोग पुष्पासन खाते हैं लोग। तो एक का आपका कौन हो जाएगा? एक का आपका एस हो जाएगा। आम का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं लोग? तो आम का हम लोग देखिए कि मध्य बीती खाते हैं लोग। तो देखिए ऊपर छिलका रहता है, बीच में आपका उसका बीज रहता है, और बीच में फल रहता है। तो मध्य बीती ये खाएंगे लोग आम का। लीची का तो आप जानते ही हैं, लीची का क्या खाते हैं लोग? तो लीची का आपका हो जाएगा गूदेदार एरिल खाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा। नारियल का देखिएगा कि भ्रूण पोष खाया जाता है, तो इसका आर हो जाएगा। और केला का मध्य भीति और अंत फल भीति भी खाते हैं लोग। तो एक का आपका एस, तो ये दोनों तो कट गया। दो का पी हो जाएगा, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली से घिरा कोशिकांग अत्यंत शक्तिशाली पाचन एंजाइमों से भरा होता है, जो अपशिष्ट पदार्थों, पुराने कोशिकीय भागों और बाहरी अणुओं को तोड़ने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि कौन सा हो जाएगा, तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो रक्त के अतिरिक्त मानव शरीर में एक दूसरा परिसंचारी द्रव लसिका होता है, जो सामान्य रक्त प्लाज्मा की तुलना में लसिका किस प्रकार भिन्न होता है। तो ये किस प्रकार भिन्न होता है, तो इसका देखेंगे कि लसिका पूर्णतः रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती है और इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है। तो ये भिन्न होता है इसके तुलना में। तो ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 अनुमानित किया गया है, एकदम सही है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3% अनुमानित किया गया है, ये भी सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.7% अनुमानित किया गया है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज पहल मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये देखिएगा कि आपका खादी, हथकरघा और ग्रामीण उद्योग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। NFSS 6 में बाल पोषण संकेतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संकेतक दिया गया है, वर्तमान दर दिया गया है। तो देखिएगा और सही सुमेलित करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा स्टंटिंग, ये आपका 29.3%, ये सही है। वेस्टिंग 19%, ये भी सही है। अंडर वेट ये भी 31.8 दिया गया है, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्ष्यों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने लक्ष्यों का लक्ष्य वर्ष 2030 है। तो इसमें बताना है कि कितने का है। तो देखिए कि चंद्रयान-4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 रखा गया है, तो ये आपका 2028 हो जाएगा। भारत को बाल विवाह मुक्त करना 2030 रखा गया है और देखिए कि भारत को टीबी मुक्त करना 2027 रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो सही है, तो ये ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, भारत के सेवा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, ये आपका गलत हो जाएगा, 5वां नहीं है, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। तो देखते हैं लोग, इकोनॉमिक क्षेत्र में सेवा निर्यातक, विनिर्माण, प्राथमिकी, ये सब अलग अलग बांटा गया है। दूसरा का ऑप्शन देखिएगा, वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2005 के 2% से बढ़कर 2024 में 4.3% हो गया है, ये आपका सही है। सेवा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र यानी कि जिसमें सेवा दिया जाता है, जैसे होटल हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी अंतिम उपभोग व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर का चुनाव करना है, सबसे पहले देखिएगा कि PFCE में 7% की वृद्धि हुआ है, यानी कि अंतिम उपभोग व्यय में, एकदम सही है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 61.5% रहा है, ये भी सही है। यह वर्ष 2012 के बाद अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखें, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, जो सामाजिक विकास पे केंद्रित है। तो इसमें आपका शीर्षक देखिए कि कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समावेशित सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
भारत के पहले सेमी कंडक्टिंग इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने व्यवसायियों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भिक वर्गीकरण को विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पे समझौता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका नाम देखिए कि आदि संस्कृति रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए कि जो गंगा नदी जाता है तो उसके जो ऊपर बैंक के ऊपर जो शहर है तो उसमें अगर सर्वश्रेष्ठ दिखे कि प्रयागराज को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित कमलेश राम का संबंध बिहार के किस जिले से और उन्हें यह पुरस्कार किस कला के लिए दिया गया है? तो ये नालंदा जिले के हैं और ये बावन बुट्टी कला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की सूची में IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT पटना को 19वां स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध के शिष्यों सरितपुर और महामोगलायन के पवित्र अवशेषों को विशेष विमान से किस देश ले जाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये मंगोलिया ले गया, मतलब यहाँ से स्थानांतरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो पहला अफ्रीकी देश है नामीबिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिरैया को मुख्य चुनाव शुभंकर नियुक्त किया गया था। एकदम सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत की गई। ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जीविका दीदी को सस्ते ऋण की सुविधा देने हेतु महिला समृद्धि निधि का शुभारंभ किए हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 तक भारत कुल अधिकारित स्वर्ण भंडारण कितना पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 880 मिलियन टन पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2026 में कौन सी ऐतिहासिक संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गई है जिसका उद्देश्य समुद्रों का अत्यधिक दोहन से बचाना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाई सीज ट्रीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों को उस क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए जो उन्हें सम्मान दिया गया है। तो व्यक्ति और यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है। किशोर कुणाल, तो देखिएगा कि किशोर कुणाल ये किससे संबंधित है? तो ये आपके हैं लोक कार्य से। तो 1 के 3, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। निर्मला देवी देखिए कि कला से संबंधित है। हेमंत कुमार चिकित्सा से संबंधित है, तो ये भी कट गया। और देखिए कि विजय नित्यानंद सूरीधर जी ये अध्यात्मवाद महाराज से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मगध गौरव सम्मान 2025 से युवा साहित्यकार सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आदर्श भारद्वाज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 2026-27 में बिहार का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.99 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बिहार की अर्थव्यवस्था एवं 7 निश्चय 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार की अर्थव्यवस्था में 14.9% की दर से वृद्धि का अनुमान है, एकदम सही है। 7 निश्चय 3 की अवधि 2025 से 30 तक है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का संकल्प है, ये भी सही है। तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष 2024-25 में बिहार चावल उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? तो देखिए कि बिहार चावल उत्पादन में 5वां स्थान पे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और प्रथम स्थान देखिए कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो बेगूसराय प्रथम स्थान पे आ जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की पुरस्कार है, कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, सॉरी, नीतीश कुमार है नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि धर्मेंद्र चंद्रवंशी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है, ये किताब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार की आर्थिक वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, स्थिर मूल्य जीएसडीपी में 8.6 की वृद्धि हुई है, एकदम सही है। वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी में 13.1 की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय जीडीपी की वृद्धि दर 9.8 रही है, ये भी सही है, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में रोजगार की क्षेत्रीय हिस्सेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने सही हैं ये बताना है। तो देखिएगा कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.2% है, सही है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 23.6, ये भी सही है। तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 22.2 है, ये भी सही है। भारत में तृतीय क्षेत्र की रोजगार हिस्सेदारी बिहार से अधिक थी, ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 के बाद 37 नंबर, वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2024-25 में बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना था? तो ये कितना था? तो देखिएगा कि आपका 76,490 था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पर्यटन विकास के प्रमुख कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। पर्यटन स्थल है और यहाँ पे जिला है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्यगंधा झील ये कहाँ पे है? तो ये आपका है शेखपुरा में। सिंहेश्वर धाम कहाँ पे है? तो ये आपका मधेपुरा में है। सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका पूर्वी चंपारण। और मटुखरद ये सहरसा में है। मिलान कीजिएगा, एक का आपका 2, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये याद रखेगा, मत्स्यगंधा झील शेखपुरा, सिंहेश्वर धाम मधेपुरा, सोमेश्वर नाथ मंदिर पूर्वी चंपारण, मटुखरद ये सहरसा में है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रीन बजट आवंटन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखिए 1.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सक्षम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा, यह स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड है, एकदम सही है। इसे भेल ने विकसित किया है, ये भी सही है। इसे भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो ए डी जे भी दिया गया है, अगर इसके हम लोग बदलेंगे लोग तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका कोड 1 हो जाएगा, डी चौथा नंबर पे आता है, ये आपका 10वां नंबर पे आता है। तो अगर इस प्रकार देखा जाए, और इसके बाद देखिएगा कि भी आपका यहाँ पे दिया गया है, ये 22 नंबर पे आता है। यहाँ पे 3 बढ़ा है, 3 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 बढ़ा है, 6 दूनी 12, यहाँ पे आपका 12 बढ़ा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 12 दूनी 24, तो 24 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। तो 42 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो आपका
टी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 317 इंटू 224 इंटू 153 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो ये तो जाहिर सा बात है, नीचे 17 रख दीजिए, इसमें गुना करा के भाग दे दीजिए, या ऐसे भाग दे के उसके बाद गुना करा दीजिए। ये सॉल्व करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, तो 16 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 डिब्बे में पेन, किताब, कॉपी, रबर और स्केल रखे हैं। तो इसमें देखना है नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सी वस्तु रखी है। तो देखिए पेन सबसे ऊपर है, तो पेन सबसे ऊपर हो जाएगा। स्केल सबसे नीचे है, तो स्केल यानी यहाँ पे एस कर दिए। किताब कॉपी के ऊपर है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बचा लो, तो किताब यहाँ, किताब कॉपी के ऊपर है, तो किताब यहाँ या यहाँ आ सकता है। कॉपी रबर के ऊपर है, तो जाहिर सा बात है कि रबर यहाँ आ जाएगा और कॉपी यहाँ आ जाएगा और किताब यहाँ आ जाएगा। तो नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा, तो नीचे से दूसरे स्थान पे रबर हो जाएगा। पहला स्थान पे स्केल है नीचे से, और उसके बाद रबर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत आसान दिया है। उन तरीकों की संख्या ज्ञात करना है जिसमें 540 पेन छात्रों के बीच समान रूप से बांटे जा सकते हैं। तो जाहिर सा बात है कि इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जवाब पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका देखिएगा कि 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 146 का देखिए 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 की तारीखों को जब दिन और महीना साल के फॉर्मेट में लिखा जाता है तो उसमें एक खास गणितीय गुण होता है। नीचे दिए गए सालों में उस साल के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में यही गुण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2017 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर। इसमें पूछा जाएगा कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी स्वस्थ हैं, कोई स्वस्थ व्यक्ति बीमार नहीं है, और यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है। तो इसे अगर बनाया जाए तो देखिएगा, या इसे आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के का अनुपात 5, 9 और 6 है, कुल मूल्य 212 रुपये है। 2 के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। 2 तरीका से बनाया जाए, इसका तो बहुत सारा तरीका है, और इसे यहाँ पे रख के भी बना सकते हैं लोग, या इसे सॉल्व करके भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक एक रखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें घूर्णन की अनुमति नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न आकृति सन्निहित है। तो ये आकृति किसमें है, तो देखिए कि ये आकृति आपका किसमें है, तो यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक ट्रेन में 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की घंटा से उसी दिशा में चल रहा है एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन 240 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की गति क्या है, तो ट्रेन का गति देखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 78 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि 150 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का समाप्त हो रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहीं पे इसे समाप्त कर दिया जाए। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, डाउट जरूर क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।